हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मौलिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। यूजीसी नेट जून 2023 सब्जेक्ट एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की नेट जेआरएफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने स्टार्ट किया रिसर्च वाली पार्ट से। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक अनुसंधान और घटनोत्तर अनुसंधान की बात करने जा रहे हैं। इन दोनों से एक कंपलसरी मिलता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि घटनोत्तर अनुसंधान को इंग्लिश में क्या नाम बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसको क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब बात यहां पर ये होती है दोस्तों कि इसके जनक कौन माने जाते हैं। तो आपको इसके जो जनक है वो बताने कर्लिंगर। कौन बताने हैं? कर्लिंगर बताने हैं। अब समझने वाली बात यहां पर दोस्तों ये होती है कि कर्लिंगर, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि घटनोत्तर अनुसंधान को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले शोधकर्ता का नाम बताइए, वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आपको बता देना कर्लिंगर। लेकिन बात यहां पर ये होती है कि इसके अन्य नाम भी तो हैं। अब इसके अन्य नाम कौन से? देखो, पहला होगा तत्पश्चात परिणामी अनुसंधान, दूसरा होगा तथ्योत्तर अनुसंधान, या किसी घटना के बाद किया गया शोध। थोड़ा समझना, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूंगा, थोड़ा समझना। लेकिन अगर वो इसका शाब्दिक अर्थ पूछे आपसे, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बता देना है किसी घटना के बाद किया गया शोध या अध्ययन, वो क्या कहलाता है? घटनोत्तर, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो और रिसर्च कहलाता है। समझने वाली बात यह है कि घटनोत्तर का मतलब होता है किसी घटना के, यानी ऐसी कोई घटना जो घट चुकी है और उसके बाद हम जाकर उसको देखें कि भाई ये घटना कैसे घटी, इस घटना को घटने का मेन कारण क्या है, ये घट किस कारण की वजह से गई। ये सब हम घटना के घटित हो जाने के बाद जो करते हैं वो घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। समझने वाली बात है। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पर है, ये एक घर है, समझना, और इस घर में चोरी हो गई, यानी ये घर है और इस घर में चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो घटना घट गई। अब वहां पर जाकर जो लोग हैं आसपास के, उनसे जाकर ये पूछना कि कितने रुपए का सामान चोरी हो गया, कितने चोर आए, आप लोग घर में कितने लोग थे। यानी घटना कोई सी भी हो वो घट जाए और उसके बाद उसकी छानबीन करना कौन सा अनुसंधान कहलाता है? घटनोत्तर अनुसंधान। एक और सुना एग्जाम्पल, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है या दुर्घटना हो गई है, और दुर्घटना हो जाने के बाद, यानी दुर्घटना हो जाने के बाद, एक्सीडेंट हो जाने के बाद, फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उससे जाकर ये पूछना कि भैया एक्सीडेंट कैसे हुआ, मोटरसाइकिल तेज चला रहे थे या किसी ने आके ठोक दी या तुम गलत रास्ते में जा रहे थे। ये सारे काम कब पूछे जा रहे हैं? जब ये एक्सीडेंट हो गया है, जब घटना घट चुकी है, दुर्घटना हो चुकी है,
तो इसके बाद किया गया अनुसंधान कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? घटनोत्तर शोध कहलाएगा। अगर किसी के घर में चोरी हो गई है, उस चोरी हो जाने के बाद वहां पर जाके पूछताछ करना कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? घटनोत्तर अनुसंधान। मान लीजिए आपने नेट का एग्जाम दिया। अब नेट का एग्जाम देने के बाद मान लीजिए 1% आपका रिजल्ट फेल आया। फेल होने के बाद आपसे कोई ये पूछे कि कौन कौन सी बुक से पढ़े थे, कौन कौन सी बुक से नहीं पढ़े थे, कितने घंटे पढ़े थे, पढ़ाई कैसे तैयारी की, जो कुछ है वो इस घटना घट जाने के बाद ही तो हो रहा है। अगर इसको दूसरे वे में लें, अगर आपका पास हो गया है तो फिर आपसे आके ये पूछा जाए कि आपने कौन कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ी, आपने कहीं पर कोचिंग ली थी या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, आपने नोट्स बनाए थे, वो सब क्या था? तो वो सब था घटना घटित हो जाने के बाद वो आपसे पूछताछ की जा रही है। वो कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? तो आपको बताना है घटनोत्तर अनुसंधान कहलाएगा। यानी आपको ये बात करनी है दोस्तों कि किसी घटना के घटित हो जाने के बाद किया गया अनुसंधान कौन सा कहलाता है? घटनोत्तर अनुसंधान। जैसे मैंने बताया घर में चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नेट का रिजल्ट पास या फेल आने के बाद उसके बारे में हमें पता चलता है, वो हमारा क्या कहलाता है? घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अब बात यहां पर ये होती है दोस्तों, देखो अब यहां पर होता है कि घटनोत्तर अनुसंधान में घटनोत्तर अनुसंधान में शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण नहीं होता है। यानी ऐसा कौन सा अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो आपको बता देना घटनोत्तर अनुसंधान। थोड़ा और समझें, इस शोध में स्वतंत्र चर एक से अधिक पहले ही घटित हो चुके हैं, घटित हो जाते हैं। इस शोध में शोधकर्ता आश्रित चर के आधार पर आश्रित चर के आधार पर स्वतंत्र चर को खोजता है। किसको खोजता है? स्वतंत्र चर को खोजता है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर चर किसे कहते हैं? यानी चर क्या होता है? चर वो प्रत्येक मान होता है जिसमें परिवर्तित होता है। अब चर 3 प्रकार के पढ़ाए जाएंगे। हम आपको अभी आप लेवल जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो चर का अलग चैप्टर होता है, परिकल्पना का अलग होता है। मैं अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि चर किसे कहते हैं। तो चर आपको यहाँ पर देखो 3 प्रकार के पढ़ने होंगे। एक होगा स्वतंत्र चर, दूसरा होगा आश्रित चर और तीसरा होगा मध्यवर्ती चर। तीसरा कौन सा होगा? मध्यवर्ती चर। अब थोड़ा इनको समझें। पहले मैं चर को बता दूं, फिर आपके समझ में यह स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, आश्रित चर किसे कहते हैं, मध्यवर्ती चर किसे कहते हैं। देखो स्वतंत्र चर वो होता है जिस पर शोधकर्ता स्वतंत्र चर उस चर को कहते हैं
जिस पर शोधकर्ता का नियंत्रण होता है। यानी एक शोधकर्ता जब भी कोई शोध कार्य करेगा तो जब वो स्वतंत्र चर का प्रयोग करेगा तो वो उसके मान को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं मान लेता हूं कि ये मेरे हाथ में है। अब ये जो मेरे हाथ में है इसकी स्याही को मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। यानी इसकी स्याही को मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ये वाला जो चर है मेरे हाथ में है। यानी किसी के मान को जब शोधकर्ता अपनी इच्छा अनुसार घटा ले और बढ़ा ले और अपने अनुसार उसके मान में परिवर्तित कर ले, वो कौन सा चर कहलाता है? स्वतंत्र चर कहलाता है। कौन सा चर कहलाता है? स्वतंत्र चर कहलाता है। अब बात आती है आश्रित चर क्या कहलाता है। आश्रित चर का जो मान होता है वो स्वतंत्र चर पर डिपेंड होता है। आश्रित चर का जो मान होता है वो स्वतंत्र चर पर डिपेंड होता है। अगर आश्रित चर का मान घटेगा बढ़ेगा तो स्वतंत्र चर का मान भी घटेगा और बढ़ेगा। जब स्वतंत्र चर का मान घटेगा और बढ़ेगा तो आश्रित चर का मान भी घटेगा और बढ़ेगा। लेकिन वो आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से वो कौन सा चर है जिस पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता, तो आपको बता देना है आश्रित चर। यानी शोधकर्ता का नियंत्रण किस पर होता है, तो आपको बता देना है शोधकर्ता का नियंत्रण जो होता है वो किस पर होता है, तो आपको बता देना है स्वतंत्र चर पर। और इस पर क्या होता है? नियंत्रण नहीं होता है। वो कौन सा चर कहलाता है? आश्रित चर कहलाता है। और आश्रित चर उस प्रत्येक चर को बोलते हैं जो मनोविज्ञान में मानव की क्रिया होती है। यानी अगर इसको हम देखें तो मनोवैज्ञानिक जो क्रिया होती है, मनोवैज्ञानिक जो क्रिया या व्यवहार संबंधी क्रिया या व्यवहार संबंधी जो क्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा आश्रित चर कहलाता है। मेरा बात करने का तरीका, मेरा लिखने का तरीका, मेरा चलने का तरीका, यानी मेरे बिहेवियर से संबंधित जो भी एक्टिविटी होगी वो आश्रित चर कहलाएगी। और जिस पर नियंत्रण शोधकर्ता का होगा वो कौन सा कहलाएगा? स्वतंत्र चर कहलाएगा। लेकिन अगर घटनोत्तर अनुसंधान की बात हो रही है तो वहां पर यह बात बोली जा रही है कि घटनोत्तर अनुसंधान में शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि वहां पर स्वतंत्र चर पहले से ही घटित हो चुके हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये तो पहले ही घट गया। अब आश्रित चर के आधार पर देखा जाएगा। मान लीजिए देखो यहां पर दुर्घटना घटी है, समझना यहां पर दुर्घटना घटी है। अब ये दुर्घटना कम घटी है, ज्यादा घटी है, ये तो हमारे हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि भाई अगर हम ये दुर्घटना करवाते, एक शोधकर्ता एक्सीडेंट करवाता तो अपने हिसाब से करवाता। लेकिन जब घटना घट चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो इसका मतलब स्वतंत्र पहले ही घटित हो चुके हैं। अब घटना ज्यादा घटी है कि कम घटी है, एक्सीडेंट बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है, वो तो मनोविज्ञान यानी व्यवहार संबंधी यानी मानव संबंधी जो क्रिया है वहां पे जाके पता चलेगा ना। अगर उसमें ज्यादा हालत बिगड़ी हुई है तो एक्सीडेंट ज्यादा हुआ है, अगर हालत कम बिगड़ी है तो एक्सीडेंट कम हुआ है, अगर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो दुर्घटना बढ़ी हुई है, अगर नॉर्मल हुआ है तो दुर्घटना कम हुई है। अब ये दुर्घटना ज्यादा, बड़ी, कम, छोटी, ये जो वहां पर व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का हुआ है उस व्यक्ति के व्यवहार को ही तो देखकर हमें पता लगाना है कि यह घटना बड़ी है कि छोटी है। तो आपने यहां पर देखा है कि स्वतंत्र चर पर नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा स्वतंत्र चर एक से अधिक जितने भी स्वतंत्र चर थे जिनको मैं कंट्रोल कर सकता था। मान लीजिए बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, अब बाइक की रेस को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ब्रेक को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन ये तो कंट्रोल होने से पहले घट गए, ये तो एक्सीडेंट पहले ही हो गया, तो फिर अब भैया हम स्वतंत्र चर को कहां से लेके आए? तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वह कौन सा अनुसंधान है जिसमें स्वतंत्र चर एक से अधिक पहले ही घट गए? तो आपको बता देना घटनोत्तर अनुसंधान। फिर आपको यह पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो आपको बता देना घटनोत्तर अनुसंधान। घटनोत्तर अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है कि कोई ऐसी घटना घट चुकी है उसके बाद उसके बारे में पूछताछ करना घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है।
चर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर वो चर कहलाता है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में जकड़ा हुआ होता है। अब एक चर और आता है बाह्य चर, एक चर और आता है बाह्य चर, बाह्य चर। अब आपसे ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, थोड़ा आप समझेंगे, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा भी जाता है जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो आपको समझना है कि चरों का नियंत्रण। अब वो आपसे ये पूछेगा कि चरों के नियंत्रण का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी चरों पे जब शोधकर्ता चरों का नियंत्रण करता है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको बताना है स्वतंत्र चर पर बाह्य चर के प्रभाव को रोकना। यानी जो हमारे शोध करता है, अब जो शोध करता है, अब शोधकर्ता के हाथ में स्वतंत्र चर है, अब स्वतंत्र चर को प्रभावित जो बाह्य चर करेंगे उनको वहीं से वहीं रोक लेना, चरों पर नियंत्रण है। मान लीजिए, समझना, मान लीजिए यहां पर मैं पढ़ाई पर प्रकाश का अध्ययन करना चाहता हूं, यानी मेरी पढ़ाई पर प्रकाश का अध्ययन यानी लाइट का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जो लाइट है ये स्वतंत्र चर है। लाइट क्या है? ये स्वतंत्र चर है, क्योंकि मेरे हाथ में है। मैं इसको घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, मीडियम कर सकता हूँ, स्लो कर सकता हूँ, हाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है। लेकिन ये जो पढ़ाई है ये कौन सा चर है? आश्रित चर है, क्योंकि मेरी व्यवहार संबंधी अनुक्रिया होगी, मनोविज्ञान संबंधी अनुक्रिया होगी। मेरा व्यवहार, मेरा मन करेगा तो मैं इतना पढ़ूंगा, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, कम नहीं पढ़ सकता, ये मेरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया है आश्रित चर वो चर होता है जो मनोविज्ञान में व्यक्ति की व्यवहार संबंधी अनुक्रिया क्या कहलाती है? आश्रित चर कहलाती है। अब बात यहां पर ही आती है कि चरों के नियंत्रण का तात्पर्य क्या है। तो मैंने बताया है कि स्वतंत्र चर पर बाह्य चर के प्रभाव को पड़ने से रोकना, यानी जो बाह्य चर एक्सटर्नल जो है वेरिएबल्स उनको स्वतंत्र चर पर पड़ने से रोकना। अब स्वतंत्र चर हमारा क्या है? पढ़ाई पर प्रकाश। तो ये जो दोस्तों हमारा पढ़ाई पर है ये कौन सा चर है? मध्यवर्ती। और ये कौन सा है? स्वतंत्र चर। अब मान लीजिए लाइट चली जाती है तो बाह्य चर का प्रभाव पड़ेगा, तो क्यों ना मैं पहले से इन्वर्टर लगा के रखूं। अगर लाइट चली जाएगी तो मेरा जो स्वतंत्र चर है प्रकाश वो पूरा लुप्त हो जाएगा। तो मैं स्वतंत्र चर पर जो लाइट जा रही है उसको रोकने से पहले क्यों ना मैं इन्वर्टर लगा लूं, क्यों ना मैं इन्वर्टर लगा लूं। तो जो बाहर चल लाइट जाने वाला है उसको मैंने रोक दिया, नहीं रोक दिया। तो स्वतंत्र चर पर बाह्य चर के प्रभाव को पड़ने से रोकना क्या कहलाता है? चरों पर नियंत्रण कहलाता है। अगर आपसे ये पूछे वो कौन सा शोध है जिसमें स्वतंत्र चर पहले से ही घटित हो जाते हैं, तो वो आपको बताना घटनोत्तर अनुसंधान। अब मैंने एक और पॉइंट लिखा है, इस शोध में शोधकर्ता आश्रित चर के आधार पर स्वतंत्र चर को खोजता है। स्वतंत्र चर को खोजने का मतलब ये आश्रित चर अगर एक्शन ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब बाइक तेज चला रहे हो, अगर एक्सीडेंट कम हुआ है तो स्लो मोशन में है, अगर आप गलत साइड पर एक्सीडेंट होकर पड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप गलत साइड पर चला रहे बाइक को। यानी स्वतंत्र चर को देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि आपके आश्रित चर को देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि आपने स्वतंत्र चर को कंट्रोल किया नहीं किया था। वो सब हमारा कौन सा अनुसंधान कहलाता है? घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता। आप इसको नोट कर लीजिए, घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। अब इसके नाम भी हैं दोस्तों, अब इसके थोड़ा नाम इधर हम लिख देते हैं, इसके नाम भी हैं। अब इसको दो नामों से और पुकारा जाता है, एक काल्पनिक प्रयोग, काल्पनिक प्रयोग। एक मतलब घटनोत्तर अनुसंधान को काल्पनिक प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है और एक अर्ध प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, अर्ध प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वो आपसे ये पूछेगा घटनोत्तर अनुसंधान को काल्पनिक प्रयोग किसने नाम दिया और अर्ध प्रयोग किसने नाम दिया। तो यहां पर आपको बता देना है, काल्पनिक प्रयोग दिया था मॉर्टिन और मैक्स वेबर ने,
और मैक्स। अर्ध प्रयोग जो नाम दिया था ग्रीनवुड और चैपिन ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चैपिन ने नाम दिया था। क्लियर है? ये हमारा घटनोत्तर अनुसंधान है। बस आपको समझना ये है दोस्तों कि ऐसी कोई घटना जो घट जाए और उसके बाद उसका अध्ययन किया जाए, कौन सा अनुसंधान कहलाता है? घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। अब थोड़ा हम यहाँ पर बात करते हैं चरों पर नियंत्रण, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की। अब बात करने जा रहे हैं हम ऐतिहासिक अनुसंधान की। देखो, ऐतिहासिक अनुसंधान का क्वेश्चन वैसे तो आपको पहचान में आ जाएगा, आप आराम से पहचान लोगे कि जब अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन करने के लिए जब शोधकर्ता जिस किसी शोध का प्रयोग करता है तो वो कौन सा अनुसंधान कहलाता है। तो आप अपने आप से बता दो, घटना वो ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है। लेकिन थोड़ा इसको समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। देखो, इस शोध का मुख्य उद्देश्य अतीत इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करना है। यानी पास्ट में जो भी कार्य हो चुका है उनकी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? तो आपको बताना है ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग करना है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे ज्यादा दोस्तों ये बनता है, ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक शोध अतीत के आधार पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करता है। वर्तमान का चित्र यानी वर्तमान में जो हो रहा है क्या पहले अतीत में हुआ होगा, और जो अतीत में हो चुका है उसका कंपैरिजन वर्तमान में करना कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान ज़्यादा टफ नहीं है, आपको पॉइंट में समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है कि जो अतीत के आधार पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करेगा वो कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाएगा। दूसरी बात आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करना है, वर्तमान को परिभाषित करना है, वर्तमान को जागरूक करना है, वर्तमान को देखना है कि कार्य सही हो रहा है नहीं हो रहा है, किसके आधार पर? अतीत के, इतिहास के, ऐतिहास के, पास्ट के आधार पर। तो कौन से अनुसंधान का प्रयोग करेंगे हम करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। अब बात यहां पर ये आती है कि इसके चरण कौन कौन से होते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान के चरण कौन से होते हैं। तो थोड़ा यहां पर हेडिंग डालेंगे चरण। इसमें पहला कौन सा आएगा? तो पहला जो आना है दोस्तों वो आना है, पहला आना है समस्या का चयन। पहला कौन सा आना है? समस्या का चयन आना है। दूसरा आना है आंकड़ों का संकलन। तीसरा आना आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण।
नेक्स्ट आना है निष्कर्ष, और लास्ट में आएगा सामान्यीकरण। अब आपके दिमाग में ये वाली बात भी आ रही होगी, सर यहां पर परिकल्पना का प्रतिपादन क्यों नहीं किया आपने, सर यहां पर परिकल्पना क्यों नहीं लाई। तो परिकल्पना तो मेरे दोस्तों प्रयोगात्मक अनुसंधान में आती है, एक्सपेरिमेंटल में आ सकती है, एप्लाइड में आ सकती है, फंडामेंटल में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर तो समस्या थोड़ी ना है। यहाँ पर तो अतीत के आधार पर वर्तमान को प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लीजिए अभी जो हम बात करते हैं, एक तरह से हम बात कर लेते हैं दुबई की, एक तरह से हम बात कर लेते हैं दुबई की। किसकी बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं। और दुबई की बात करने के लिए आज से हम मान लेते हैं 40 साल पहले, 40 साल पहले। अब उसके बाद फिर दोबारा से दुबई की बात करेंगे 40 साल बाद। हमारे पास 2 पॉइंट है साहब, हमारे पास 2 पॉइंट हैं कि दुबई का जो हम वर्तमान में चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी मान लीजिए एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि आज से 40 साल पहले दुबई का चित्र कैसा था, वो पूरा डाटा कलेक्ट किया। हमें बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो दुबई इतना विकसित हो रहा है, क्या प्राचीन काल में भी इतना विकसित था। तो ये वाली समस्या हमने पहचान ली। समस्या पहचानने के बाद हमने डाटा कलेक्ट किया, आंकड़ों का संकलन करने का मतलब डाटा कलेक्ट करना, और वहां पर हमने ये देखा कि डाटा कलेक्ट करने के बाद कि हम पहले 40 साल पहले दुबई पर जाएंगे, नेट पर सर्च करेंगे कि 40 साल पहले दुबई का पिक्चर कैसी थी, चित्र कैसा था, क्या इतना विकसित था, क्या इतनी इमारतें उसमें बनी हुई थी, क्या इतनी गाड़ियां थी, क्या इतना उसके पास सोना था। ये सारा काम 40 साल से पहले करने के बाद फिर 40 साल बाद अब जो वर्तमान है वो पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट दोनों तरह का कर लिया, 40 साल पहले का और अब का। मान लीजिए 40 साल पहले दुबई के पास 20 कार थी और अब भी दुबई के पास 2000 कार हैं, तो इसका मतलब 1980 कार उसने वर्तमान में बढ़ा ली हैं। डाटा कलेक्ट हो गया, फिर डाटा एनालाइज करेंगे कि कितना डाटा सेम है अभी, क्या पुरानी चीजें चेंज अभी कुछ नहीं हुई है, और कितनी चेंज होके उन्होंने विकसित रूप प्रदान कर लिया। कलेक्ट हो गया, और उसके बाद निष्कर्ष निकालने के बाद निष्कर्ष निकाला कि हाँ दुबई के पास 40 साल पहले 20 कार थी और अब 2000 कार हैं, तो इसका मतलब 1980 कार उसने बढ़ा ली है। निष्कर्ष करने के बाद सामान्यीकरण तब होगा कि 40 साल पहले दुबई कैसा था और 40 साल बाद दुबई कैसा है। उन दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उनमें से कंपैरिजन करना, और जो जो मुख्य पॉइंट और जो जो सेम पॉइंट लग रहे हैं उनको अलग रख लेना, जो ज़्यादा बढ़ गए उनको अलग रख लेना, जो कम बढ़े हुए हैं उनको अलग रख लेना। मेरे दोस्तों ये होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान मैंने फिर भी बता रहा हूं कि इन्होंने 40 साल बाद जो है, मान लीजिए 2023 में, मान लीजिए 2020 से लेकर 1980 और 2020 में 40 साल हो रहे हैं, तो 2020 जो है ना वो 1980 के आधार पर प्रस्तुत किया है। यानी वर्तमान को प्रस्तुत करना अतीत के आधार पर। 1980 में दुबई कैसा था, 2020 में कैसा है, तो अतीत वो था और वर्तमान ये है। कौन सा अनुसंधान कहला रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान कहला रहा है। दोनों को मैंने अच्छे से समझा है। घटनोत्तर अनुसंधान वो होता है जो घटना घट चुकी है, कोई भी ऐसा कार्य जो घट जाए उसके बाद हम उसकी पूछताछ करें कि हाँ भाई ये घटना कैसे घट चुकी, चोरी हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका नेट पास हो जाए, उसके बाद यानी कोई भी ऐसा कार्य जो हो गया अब उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। देखते ना कभी कभी पुलिस घटना घटित हो जाने के बाद पहुंचती है, चोरी होने के बाद पहुंचती है, तो क्या है ये घटनोत्तर अनुसंधान है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। कितने पुलिस देर से आती है, सारा कांड हो जाता है, पुलिस देर से आती है। मान लीजिए आपने किसी से मारपीट कर दी, मारपीट करने के बाद आपको पुलिस पकड़ के लेगी, मारपीट तो हो चुकी, होने के बाद ही तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो घटना घट चुकी और घटना घटित होने के बाद उसका शोध निष्कर्ष निकाला जाए। कभी कभी केस चलते रहते हैं, तो केस चल रहे हैं ना, चल ही तो रहे हैं,
केस चलने का मतलब है कि आपने घटना पहले घटा दी, घटना घटित होने के बाद फिर उसके बाद उस पर केस चलना कौन सा अनुसंधान कहलाता है? घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आया? बड़ी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए कि आपका नेट पास हो जाए, पूरी कोशिश करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोशिश होगी आपको हर डेली वीडियो अपलोड करवाने की कोशिश करी जा रही है। कभी कभी एक दिन लेट भी हो जाता है, शायद आज कल मैंने परसों डाली थी वीडियो, आज नहीं, कल नहीं आ पाई, आ जाइए, पर मैं डेली कोशिश करूँगा। और आगे मैं ये भी करूँगा कोशिश कि आपको लेंथी वीडियो बना के दूँ, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे की बना के दूँ। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है तो इस वजह से थोड़ा कम की वीडियो आ रही है। लेकिन अभी रिसर्च खत्म करने के बाद हो सकता है कल हम मात्रात्मक या गुणात्मक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, हिम्मत नहीं हारेंगे। अब की बार यूजीसी नेट पास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पे लाइक और शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अच्छा, कमेंट भी तो कर दिया अगर, कम से कम कैसा पढ़ा रहे हैं हम, थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।